नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इंडिया का ये जो नेट ज़ीरो प्लान है 2070 तक का, इसमें एटॉमिक एनर्जी का क्या रोल है, हाइड्रोजन पावर का क्या रोल है, इसको लेके यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछा है कि फोर्सिबल कन्वर्जन्स को कम करने के लिए आप क्या करो। फोर्सिबल कन्वर्जन्स में वो कन्वर्जन भी आते हैं जिसमें एल्योरमेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व है। एल्योरमेंट मतलब ट्राइबल इलाके में गए, अब ट्राइबल इलाके में ना लोगों के पास खाने के पैसे हैं, ना पहनने को कपड़ा है, तो उनको खाना और कपड़ा दे दिया और उनसे बोला कि ये धर्म अपना लो, तो ये भी फोर्स्ड कन्वर्जन में ही आएगा। इस वाली न्यूज़ को देखेंगे। फिर इंडिया के कोस्ट पे जो छोटी बोट्स होती है उनको ट्रैक करने के लिए क्या प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है, उसको देखेंगे। इंग्लिश चैनल की क्रॉसिंग्स को रोकने के लिए फ्रांस और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंग्लिश चैनल में क्या होता है कि नॉर्दर्न फ्रांस में लोग पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में छोटी छोटी डुग्गियों पर बैठकर यूनाइटेड किंगडम जाते हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके। यूनाइटेड किंगडम में वीज़ा इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो फ्रांस पहुंच के देखिए जो एसाइलम सीकर्स मतलब जो अपनी ओरिजिनल कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो रहे हैं एक अच्छी जिंदगी की आस में, जैसे सीरिया इराक में जंग छिड़ी हुई है, यमन में जंग छिड़ी हुई है, तो वहां पे अफ्रीका के बहुत से देशों में, तो वहां से लोग निकल के किसी दूसरी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पर रहने की स्थिति थोड़ी बेहतर है। तो यूके वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है, लेकिन यूके इतनी आसानी से इमिग्रेंट्स को एंटरटेन नहीं करता है जितना फ्रांस और यूरोप की बाकी कंट्रीज करती हैं। तो नॉर्दर्न फ्रांस में पहुंच के डुग्गियों पर बैठ के इंग्लैंड जाने की लोगों की कोशिश रहती है, तो इसको रोकने के लिए फ्रांस और यूके ने एक और एग्रीमेंट साइन किया, इसको देखेंगे। बाइडेन और जी जिनपिंग की बाली में G20 समिट शुरू होने से पहले प्रिलिमिनरी क्या बातचीत हुई है, इसको देखेंगे। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका का पहला बजट पेश किया इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, इसको देखेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक पाई, ये बेसिकली ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड एक आर्टिकल है, अलग से डिस्कस नहीं किया। ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड काफी बातचीत हुई है। हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड एक बात हम जरूर करेंगे तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में। तमिलनाडु में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ईडब्ल्यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको मान रही है, कौन नहीं मान रही है, इसको लेके एक अच्छा आर्टिकल छपा है। डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स किस प्रकार से इस डब्ल्यूएस कोटे से अफेक्ट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। T20 के वर्ल्ड कप से रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। इंडिया यूएस कैसे अपनी ट्रेड कॉपरेशन को बढ़ा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या इंडिया को फायदा है, क्या यूएस को फायदा है, कोई भी चाइल्ड पीछे ना छूट जाए, इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। ईरान के अंदर वुमेन जो कि इतनी लंबी जंग लड़ रही है अपनी आज़ादी के लिए, इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। अभी भी प्रोटेस्ट ईरान में जारी है, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में उस प्रोटेस्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर सरकार ओवरऑल न्यूज़ को इतनी आसानी से डिसेमिनेट नहीं होने देती। तो ये 5 आर्टिकल्स एडिटोरियल के मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। वर्ड ऑफ द डे, ईजियर सेड देन डन। ये एक्चुअली में फ्रेज है। ईजियर सेड देन डन मतलब बोल तो आपने आसानी से दिया, बट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं 2 साल बाद लबासना में पहुंच जाऊंगा आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करके। अब बोल तो आपने एक लाइन में दिया, कोई बड़ी बात है नहीं, बट एक्चुअली में करना कितना मुश्किल है ये आप सबको पता है, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, ये मतलब होता है ईजियर सेड देन डन का, ठीक ना भाई। सेंटेंस में यूज लिसनिंग, लूजिंग वेट इज इजियर सेड देन डन, मेनी पीपल लैक कमिटमेंट। मतलब ओवरऑल आप वेट लूज करना चाहते हो, ओवर वेट हो, तो आप आसानी से बोल तो दोगे कि हाँ मैं लूज करना चाहता हूँ, लेकिन कमिटमेंट नहीं होगा समय पे एक्सरसाइज करने का, सुबह उठ के दौड़ने का, ट्रेडमिल इस्तेमाल करने का, जिम जाने का, तो मतलब आपने कह तो दिया, बट एक्चुअली में करने में आपकी हालत खराब है। चलिए पहली न्यूज, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन पावर, इंडिया नेट जीरो प्लान, जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज। तो भैया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो इंडिया ने अनाउंस की थी टू अ लो एमिशंस पाथवे एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन गोइंग इन इजिप्ट, इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में इंडिया ने बोला है कि भाई न्यूक्लियर पावर के थ्रू जो हम पावर इंस्टॉल कर रहे हैं वो 3 गुना बढ़ाएंगे, और इंडिया अपने आप को एक इंटरनेशनल हब बनाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का, और प्लस पेट्रोल में भी हम अपने इथेनॉल के प्रपोर्शन को बढ़ाएंगे। मतलब ये जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि हम नेट जीरो हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक, इसमें 3 और पिलर्स, मतलब 3 पिलर्स के यहाँ पे पॉइंट आउट किया। एक तो ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल के प्रोपोर्शन क्वांटम को बढ़ाना, दूसरा जो हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है इसको अगले डिकेड में 3 गुना बढ़ाना, और उसके साथ साथ देखिए 2070 तक हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी होगी, इस बात को लेकर सरकार ने अभी फ्यूचर
सबमिशंस नहीं दिए, लेकिन पिछले अगले 10 सालों में हम अपनी प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी का 3 गुना करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन है, इस समय पे इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम एक इंटरनेशनल हब बनेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब बनने में इंडिया के सामने एक बड़ी परेशानी दोस्तों ये है कि बहुत सा फ्रेश और क्लीन वाटर चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कि H2O को तोड़ के आप हाइड्रोजन भी बना सकते हो, ऑक्सीजन भी बना सकते हो। इस ऑक्सीजन को भी आप अलग अलग इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हो और H2 तो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में हम फ्रेश वाटर कहाँ से लाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में बहुत से चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम भारत सरकार किस प्रकार से अप्रोच करेगी ये समय ही बताएगा, बट टारगेट ये है कि हम एक इंटरनेशनल हब बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो जिस्ट दे रखा है इंडियाज रोड टू नेट जीरो, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो भैया हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था 2021 में, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। 2032 तक हमारी इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी हो जाएगी 3 गुना, ठीक है ना भाई। 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट होगा हमारा 20%, मतलब 100 ml पेट्रोल में आप कह लीजिए 20 ml इथेनॉल होगा। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल को बढ़ाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे। मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हो या किसी भी काम से बाहर निकल रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो, बस, ट्रेन, इन सब तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अपनी खुद की कार और बाइक लेके मत निकलिए। और खुद की कार लेके निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक कार में कम से कम 3 से 4 लोग बैठे हो। एक इंडिविजुअल अपनी अलग कार लेके निकल रहा है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट एमिशन ज़्यादा होगा। जो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो किस चीज़ पे फोकस कर रही है कि भाई हो सके तो वैसे तो हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज को रोकना है, बट हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रोक दें सेंचुरी के एंड होने तक। वैसे तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ये जितनी भी 195 मेंबर कंट्रीज हैं आपकी यूएन की, जिन्होंने यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को साइन किया है या रेटिफाई किया है, इन सबको लेके आना था। लेकिन 2022 तक अब तक 57 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपना लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट लेके आ चुके हैं, और इन 57 में इंडिया भी अपना डॉक्यूमेंट लेके आ चुकी है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का। मतलब इंडिया ने बता दिया कि लॉन्ग टर्म में 2070 तक हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो हो जाएंगे। इंडिया के इस डॉक्यूमेंट का नाम है LTLEDS, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर ग्लोबल कार्बन बजट का हमें एक फेयर शेयर मिलना चाहिए जितने हमारे लोग हैं उसके हिसाब से। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हम एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, एनर्जी एक्सेस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत को भी पूरा करते हैं। ये जो नेट जीरो की जर्नी है 5 डेकेड लॉन्ग है, 2022 में चल रहे हैं, 2070 तक अप्रॉक्सीमेटली 50 साल है। तो इस 50 साल में हमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना है, जिसमें नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स होंगे, इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। फिर परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट के सिद्धांत को भी हम फॉलो कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं थ्रू पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन को इंक्रीज करना, मटेरियल एफिशिएंसी को इनहेंस करना, ठीक है। ये सब चीजें भी हमें करनी। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पैट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडियन इंडस्ट्रीज and consequently reduce greenhouse gases. It is a market-based mechanism to further accelerate as well as incentivize energy efficiency in the large energy-intensive industries. तो भाई परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के मैकेनिज्म से इंडियन इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। इस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के बेसिस पे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। और ये जो पैट है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन से? थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, आयरन स्टील इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, क्लोरल्कली, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रेलवे, टेक्सटाइल, कॉमर्शियल बिल्डिंग, हर जगह पे ये पैट स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट जीएस पेपर 3, क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट सेज फोर्स्ड कन्वर्जन्स में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि अगर फोर्स से, जबरदस्ती, झांसा देके या फ्रॉड करके आप किसी इंडिविजुअल का धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो ये गलत है। ये देश की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को तो अफेक्ट करता ही करता है, और एक पर्टिकुलर नागरिक के कॉन्शियस, उसकी खुद की मर्जी को यहाँ पे अफेक्ट करता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को डायरेक्शन किए कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस प्रकार के डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने के लिए। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वो थे जस्टिस MR शाह और हीमा कोहली।
देखिए क्या बोले, देयर मे बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट देयर मे नॉट बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय फोर्स्ड कन्वर्जन. दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. एवरीबॉडी हैज द राइट टू चूज देयर रिलीजन बट नॉट बाय फोर्स्ड कन्वर्जन और बाय गिविंग टेम्पटेशन. मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन करके भी आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते और टेम्पटेशन देके भी नहीं बदल सकते. तो कोई गरीब है, उसको खाने पीने को आपने सामान दे दिया और उससे बोला कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो ये ठीक नहीं है. दिस इज बेसिकली अंडर द परिभाषा, अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन, जो कि फोर्स्ड ही हो जाएंगे एक तरीके से. तो केंद्र की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 22 नवंबर तक एक एफिडेविट फाइल करो और उस एफिडेविट में केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट को लिख के बताएगी कि एक्चुअली में केंद्र की सरकार क्या डिसीजन ले रही है फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए. और इंडिया के अंदर जो फोर्स्ड कन्वर्जन है ना, वो पुअर और ट्राइबल इलाकों में बहुत ज्यादा है. केंद्र की सरकार के बिहाफ पे यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब थे. वो ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल इलाकों में फोर्स्ड कन्वर्जन रैम्पेंट बेसिस पे चल रहे हैं. ट्राइबल लोगों को गेहूं, कपड़ा, चावल देके उनसे बोला जाता है कि अपना धर्म बदल. अब एक क्वेश्चन आता है कि ये मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कौन. तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय. अश्विनी उपाध्याय साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है. मैं वैसे आपको बता दूं कि यही पिटीशन अश्विनी उपाध्याय साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की थी, बट दिल्ली हाई कोर्ट में शायद उनको उतना जस्टिस नहीं मिला, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोल रहे हैं कि कैसे झांसा देके, थोड़ा बहुत खाने पीने का पैसा देके यहाँ पे लोगों को उनके धर्म से कन्वर्ट किया जा रहा है. समझ के बात को. तो ये सब बातें हैं. ओवरऑल सेंटर के बिहाफ पे सॉलिसिटर तो जनरल तुषार मेहता साहब ने ये भी बोला कि कई बार तो इन गरीब ट्राइबल्स के साथ क्राइम हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता. ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को खाना पीना देने के नाम पे उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो एक्चुअली में उसके साथ आप क्राइम ही कर रहे हो, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना सिर्फ खाने के बेसिस पे वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है. तो उस पर्टिकुलर गरीब ट्राइबल को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ यहाँ पे क्राइम हुआ है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बहुत सीरियस है और केंद्र की सरकार को सारे सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स करने हैं फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए. अगली हियरिंग 28 नवंबर को है. 22 नवंबर तक एफिडेविट फाइल करने को बोला है केंद्र की सरकार से. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी, हमारे संविधान को बनाने की डिबेट चल रही थी, उस समय पे ओवरऑल जब धर्म परिवर्तन का इशू आया तो ये बोला गया कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के पास अपने धर्म के आइडियाज को प्रोपोगेट करने का अधिकार है. मतलब आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में कुछ अच्छा है, एक ऐसी टीचिंग है जो कि लोगों की जिंदगियां बदल सकती है, तो आप उनके बारे में लोगों को सिखा सकते हो. सामने वाला इंसान सीख के अपनी मर्जी से उस धर्म को अपना ले तो वो तो लीगल कन्वर्जन माना जाएगा. लेकिन आप उसको झांसा देके, जबरदस्ती करके, पैसा देके, गलत तरीके से, बिना उसकी वॉलंटरी कॉन्करेंस के धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो ये क्राइम है. समझ गए. एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ एवरी पर्सन. ठीक है भाई. तो ये सब बातें हैं. इस कंटेक्स्ट में एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे कोट किया गया है. 1997 का जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का. एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जो रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जजमेंट वो 1997 नहीं, 1977 का. ये 1997 यहाँ शायद गलत लिख दिया. दिस इज द जजमेंट ऑफ 1977. इस 1977 के जजमेंट ने क्या बोला? इफ अ पर्सन पर्पसली अंडरटेक्स द कन्वर्जन ऑफ अनदर पर्सन टू हिज रिलीजन as distinguished from his effort to transmit or spread the tenets of his religion, this would impinge on the freedom of conscience guaranteed to all citizens of the country alike. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रैव स्टैनिलियस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. इस पर्टिकुलर जजमेंट में यह लिखा गया है कि आर्टिकल 25 के अंदर ये जो वर्ड प्रोपोगेट है, ये प्रोपोगेट किसी भी धर्म के इंडिविजुअल को ताकत देता है कि हाँ भाई आप अपने धर्म की टीचिंग्स को दूसरे को बता सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती उसको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकते. तो टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने का अधिकार है, सामने वाले पर्सन को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है. एक इंडिविजुअल अपने मन से बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के उठ के जाके अपना धर्म परिवर्तन करे तो चलेगा. और आपको पता है कि आज की दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई कि किसी के पास ये टाइम नहीं है कि वो दिमाग लगा के जाके धर्म परिवर्तन करवाएगा. हर इंसान इस चीज़ में बिजी है कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे अपनी ज़िंदगी चलाऊं, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, क्या नौकरी पकड़ूं. तो कहीं ना कहीं जो धर्म कन्वर्जन वाला मुद्दा तब आता है जब कुछ फैक्शन एक्टिवली इस धर्म के कन्वर्जन को प्रोपोगेट करते हैं ग्राउंड पे. उन्होंने अपना काम ही बना रखा है धर्म कन्वर्जन को करवाना. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि देयर वाज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस रिलीजन. मतलब आपके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग इंसान को अपने धर्म में ले आओ, ये आप नहीं कर सकते हो.
दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई। तो अगर रेव स्टैनिलियस जजमेंट को देखा जाए 1977 के, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी जो सवाल है केंद्र की सरकार से कि भाई क्या कर रहे हो ट्राइबल इलाके में कन्वर्जन को रोकने के लिए, फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए, ये बहुत रेलिवेंट यहाँ पे हो जाता है। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 क्या बोलता है संविधान का? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो फोर्स्ड कन्वर्जन का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता। यही मिस्टर उपाध्याय जो भी सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को लेके पहुंचे हैं, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में बोला गया कि भाई कन्वर्जन प्रोहिबिटेड नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है भाई, कन्वर्जन प्रोहिबिटेड नहीं है, बट वो वॉलंटरी होना चाहिए। और मिस्टर अश्विनी उपाध्याय यहाँ पे पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज नॉट वॉलंटरी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गुहार सुनी है। लेट्स सी केंद्र की सरकार क्या करती है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फिशरीज, प्रोजेक्ट्स टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स अराउंड इंडियाज कोस्ट मेक्स प्रोग्रेस। तो क्या है भाई, बहुत लंबे समय से एक प्रोजेक्ट डिले किया जा रहा है कि 20 मीटर से कम लंबी जो बोट्स हैं जो कि फिशिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें आप ट्रांसपॉन्डर को लगाओ। देखिए क्या है, बहुत सारे कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट किया गया था 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद। 26/11 मुंबई अटैक्स में आपको पता है कि बोट पर बैठ के कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया के मुंबई शहर में आ गए थे और ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चलानी शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ कि जो 20 मीटर से ज्यादा बड़ी बोट्स हैं उनके ऊपर तो ट्रांसपॉन्डर वगैरह सेट कर दिए गए, लेकिन 20 मीटर से कम की जो बोट्स थी उनके ऊपर ट्रांसपॉन्डर को इंस्टॉल करने का जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। लेकिन फाइनली इसमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि तीसरा एडिशन चालू हुआ है यहाँ पे कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 का। ये 15 और 16 नवंबर को होगी। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंसेप्चुअलाइज किया गया था 2018 में। कंसेप्चुअलाइज करने की वजह क्या थी कि भाई 26/11 जैसे इवेंट्स फिर से ना हो जाए, इसलिए हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 20 मीटर से कम लंबी जो बोट है उनके ऊपर तमिलनाडु में 5000 ऐसे वेसल्स में ट्रांसपॉन्डर भी सेटअप किए जा रहे हैं। ये बताया वाइस एडमिरल अशोक कुमार साहब ने। ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। अब बहुत सारे फिशरमैन यहाँ पे सोचेंगे कि आप हमारी बोट में ट्रांसपॉन्डर लगा रहे हो। तो ये जो ट्रांसपॉन्डर है ना, एक तो इसमें पोजीशनिंग नेविगेशन सिस्टम है प्लस टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि इस ट्रांसपॉन्डर के थ्रू, इस ट्रांसपॉन्डर को ऑब्वियसली सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी, तो जो मैरीटाइम सेफ्टी सेंटर होगा वो उस ट्रांसपॉन्डर के थ्रू जो बोट पे लोग हैं उनसे बात कर सकता है। बोट वाले भी अपनी बात वो सेंट्रल कमांड सेंटर वाले को बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख रजिस्टर्ड फिशिंग वेसल्स हैं इंडिया में, जिसमें से 2.5 लाख 20 मीटर से कम की। जो 50,000 20 मीटर से ज़्यादा की उनके ऊपर सारे कम्युनिकेशन मतलब कह लो इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुके हैं। लेकिन 20 मीटर से कम वाली 2.5 लाख बोर्डों पे इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा है, इसको यहाँ पे तेज़ किया जा रहा है। ठीक है भाई। तो अभी के लिए ट्रायल कंडक्ट करे गए थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जोड़ा गया इन ट्रांसपॉन्डर से, जो कि इन बोटों पे लगाए जा रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है और चेक करने के बाद काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। तो अब 4 कंपनीज को टेक्नोलॉजी दी गई है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। मतलब कॉमर्शियली इन ट्रांसपॉन्डर्स को बना के फिशरमैन की बोट पे लगवाओ, ताकि कल की डेट में फिशरमैन जब हाई सीज में हो तो इन ट्रांसपॉन्डर्स के थ्रू डिस्ट्रेस के समय पर बात कर सके। वैसे अभी तक जो ट्रांसपॉन्डर वगैरह फिट किए गए हैं, उन जिस भी फिशिंग वेसल में वो ट्रांसपॉन्डर फिट किए गए हैं, उन फिशिंग वेसल्स की वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग काफ़ी आसान हो गई। एक सिस्टम बनाया गया रियल क्राफ्ट करके, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। ये जो पर्टिकुलर रियल क्राफ्ट बनाया गया ना, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंडियन नेवी के पास भी अवेलेबल है और कोस्ट गार्ड के पास भी अवेलेबल है। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक एक्टिव है। प्लस इन फिशिंग वेसल्स के साथ जो फिशरमैन एसोसिएट किए गए हैं उनको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किए गए। ठीक है भाई। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कंपोजिट कार्ड रीडर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, प्लस बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड इन फिशरमैन को दिए गए। ये कार्ड्स इनको अपने पास रखना है। तो कल की डेट में किसी भी एक पर्टिकुलर बोट में हाई सीज में फिशरमैन है, हो सकता है इंडिया की कोई बड़ी सर्वेलेंस वेसल मैरीटाइम शिप इनको अगर इंटरसेप्ट करती है तो कल की डेट में इनसे इनका आइडेंटिटी कार्ड पूछ के इनकी जानकारी भी ले सकती है। और आजकल तो डेट में काफ़ी आसान है। अगर कार्ड रीडर या फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो फिशरमैन फिंगरप्रिंट रखेगा, अगर उसका डाटाबेस हुआ तो पता चल जाएगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। नहीं तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एक अननोन इंडिविजुअल है जिसके पास
कोई प्रूफ नहीं है आइडेंटिटी का, तो हो सकता है कहीं बाहर से आया हो। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इंडिया डोमेस्टिक एफर्ट्स के साथ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी कर रहा है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को हाई सीज में बढ़ाने के लिए क्वाड ग्रिपिंग में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ने टोक्यो समिट में अनाउंस किया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए हमारे आसपास जो ओशन का इलाका है, इस ओशन के इलाके के थ्रू हमारे ऊपर सर्विलेंस हो सकती है, हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हमारे देश के अंदर या बाहर स्मगलिंग की जा सकती है। तो इंडो पैसिफिक के रीजन में जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का इनिशिएटिव है, ये इंडिया को वो लीथल एज देगा कि आगे आने वाले समय में मैरीटाइम डोमेन में हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। फिर यहाँ पे एक एक्सरसाइज की भी बात की जा रही है, एक्ससी विजिल। ये जो एक्सरसाइज है, ये कोस्टल सिक्योरिटी अपरेटस का एक्टिवेट कर देगी। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडियन नेवी तो पार्टिसिपेट करेगी, कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करेगा और कुछ और मिनिस्ट्रीज जो कि मैरीटाइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो भी बैठ रहा है। जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन होता है आपके समुद्र में, ठीक है ना, तो ऑन सी, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन में भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोस्टल विजिल वाला एलिमेंट आ जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्ससी विजिल, ये हमारी जितनी भी बड़ी कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर की, 7,516 किलोमीटर की, और जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर जगह पे यहाँ पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं। जो स्केल है और जो एक्सपेंस है इस एक्सरसाइज का, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। नंबर ऑफ स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ यूनिट्स पार्टिसिपेटिंग बहुत ज़्यादा है। आप कह लो कि ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज अ बिल्डअप टुवर्ड्स द मेजर थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। बेसिकली जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज होती है ना इंडियन नेवी की, वो हर 2 साल में होती है। और इसके साथ साथ एक और एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई एक्ससी विजिल। तो एक्ससी विजिल एक्सरसाइज और ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज मिला के किस चीज की तरफ टारगेट कर रही है? एंटायर स्पेक्ट्रम मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश कर रही है। ये जो एक्सरसाइज सी विजिल है 2022, ये रियलिस्टिक असेसमेंट हमको प्रोवाइड करती है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कैसे हम मैरीटाइम और नेशनल सिक्योरिटी को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर भैया इंग्लिश चैनल की क्रॉसिंग्स को रोकने के लिए फ्रांस और यूके ने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया। लोकेशन देख के चीजें आपको समझ में आएंगी। ऊपर की तरफ आपको इंग्लैंड नजर आ रहा है, नीचे की तरफ फ्रांस नजर आ रहा है, बीच में आपको ये नजर आ रहा है इंग्लिश चैनल। अब सबसे छोटा स्ट्रेच इंग्लिश चैनल का यहां दिख रहा है आपको, स्ट्रेट ऑफ डोवर के पास, ठीक है ना। तो इस इंग्लिश चैनल में इधर से शुरू होती हैं बोटें और इंग्लैंड की तरफ जाता है, फ्रांस से शुरू होकर इंग्लैंड की तरफ जाती है। बड़े तादाद में जो एसाइलम सीकर्स हैं वो नॉर्दर्न फ्रांस में पहुंचते हैं और नॉर्दर्न फ्रांस से सेल करके वो इंग्लैंड की तरफ जाते हैं, और इसके लिए पूरा का पूरा स्मगलिंग नेटवर्क यहाँ पे एक्टिव है। और इससे एक्चुअली में इंग्लैंड की सरकार को बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूके और फ्रेंच के इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे बैठे और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट के थ्रू नॉर्दर्न फ्रांस में ज्यादा पुलिस पेट्रोल को डिप्लॉय करने की बात की गई है। एक्चुअली में इस पर्टिकुलर इलीगल स्मगलिंग को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस में अक्सर कर बहस होती है। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने फ्रांस से बोला है कि हम तुमको 72.2 मिलियन यूरो और देंगे, $75 मिलियन और देंगे 2022-23 में। तुम एक काम करो, पिछले साल जो पैसा दिया था उससे $10 मिलियन यूरो इस साल ज्यादा दिया जा रहा है। फ्रांस अपने सिक्योरिटी पेट्रोल को 40% से बढ़ाए। मतलब ये जो नॉर्दर्न फ्रांस वाला इलाका है ना, यहां से लेके यहां तक का, यहाँ पे आप सिक्योरिटी विजिल को बढ़ाइए। जब आप यहाँ पे सिक्योरिटी विजिल को बढ़ाओगे तो जो भी इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क्स लोगों को डुग्गियों में बैठा के फ्रांस से इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब इस कंटेक्स्ट में इस पैसे से 300 ज्यादा जेंडरमेस एक पैरामिलिट्री पुलिस ऑफिसर है फ्रांस में या फिर फ्रांस स्पेसिंग कंट्रीज में। तो बेसिकली कलाइस बीच के पास, डनकर्क बीच के पास, इन बीचेस के पास, जैसे ये कलाइस बीच आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस कलाइस बीच में बड़े तादाद में लोग डुग्गियों पे बैठते हैं और इंग्लैंड की तरफ जाते हैं। तो इस चीज को रोकने की यहाँ पे इंग्लैंड कोशिश कर रहा है। तो इंग्लैंड ने फ्रांस की पुलिस को पैसा दे दिया कि तुम अपने पुलिस को ज्यादा तादाद में डिप्लॉय करो और कोशिश करो कि स्मगलिंग के थ्रू लोग इंग्लैंड की तरफ ना आए। ये वन ऑफ द माइग्रेशन रूट्स है दोस्तों। इंटरसेप्टेड माइग्रेंट्स को रोकने का तरीका यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। स्मगलिंग नेटवर्क, यहाँ पे चरस की स्मगलिंग नहीं हो रही, लोगों की स्मगलिंग हो रही। स्मगलिंग के थ्रू लोगों को इलीगली इंग्लैंड में घुसाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूके कम असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट करता है। बाकी यूरोपियन नेशन जैसे इटली, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने बड़े तादाद में, हजारों की तादाद में असाइलम दी है लोगों को। बहुत सारे लोग यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज यहाँ से आए हैं और वो आके इन यूरोपियन कंट्रीज में सेटल हो गए। बट यूरोपियन कंट्रीज में
उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जितनी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस यूके में, और यूके जल्दी आसानी से असाइलम देता नहीं, तो इलीगली नॉर्दर्न फ्रांस से ये यूके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि यूके में आसानी से काम मिल जाएगा, यूके में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब क्या है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इन लोगों को आती नहीं है भाषाएं रीजनल, इंग्लिश टूटी फूटी सबको आती है, तो अगर यूके में पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। तो इस आस में ये लोग डेंजरस जर्नीज करते हैं, छोटी छोटी ओवर पैक डिंगी में बैठ के इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इस साल 40,000 लोगों ने इस प्रकार से इलीगली इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की कोशिश की। पिछले साल ये नंबर 2021 में 28,000 था, 2020 में नंबर 8,500 था, और कई बार लोग मर भी जाते हैं। नवंबर 2021 में एक ऐसी ओवर पैक डिंगी बोट ओवरटर्न हो गई, 27 लोगों की मौत हो गई यहाँ पे, समझ गए। तो कुल मिला के एक तो ये स्मगलिंग नेटवर्क बहुत डेंजरस है, बट ये जो लोग यहाँ पे हजार्डस जर्नी ले रहे हैं इनके लिए एक्चुअली में जिंदगी और मौत का सवाल है, तो वो एक जर्नी ले लेते हैं। अब यहाँ पे टेंशन इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो पहले तो इंग्लैंड के कुछ जो कंजर्वेटिव हार्डलाइन तबके थे उन्होंने बोला कि जो लोग भी यहाँ पे स्मगलिंग में पकड़े जा रहे हैं उनको एक काम करो, वन साइड टिकट दे दो रवांडा की, उनको रवांडा रवाना कर दो। लेकिन अब इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंपनी, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बहुत सारी आप कह लो रिस्ट्रिक्शंस होती, ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो इंग्लैंड की सरकार अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रांग पॉइंट, मतलब कोई स्ट्रांग डिसीजन ले भी लेती है, जो कि इंग्लैंड की सरकार के लोगों का क्या बोलना है कि जो लोग भी आ रहे हैं अगर वो पकड़े गए उनको उठा के रवांडा भेज दिया जाएगा, तो डर के मारे लोग आएंगे ही नहीं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड से काम नहीं कर सकती, वहाँ पे कोर्ट्स हैं जहाँ पे इस प्रकार के डिसीजंस को चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये चालू है यहाँ पे। बहरहाल इंग्लैंड पूरी कोशिश कर रहा है कि फ्रांस से आने वाले जो इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू लोग हैं इनको रोका जाए। फिर कोशिश ये भी की जा रही है कि अगर एक बोट को पकड़ा जाता है तो उससे पूरे के पूरे स्मगलिंग नेटवर्क के ओरिजिन को तय किया जाए। फ्रांस भी यहाँ पे यूके के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। आगे क्या निकलता है जब भी आएगा अपडेट भी बताऊंगा। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, बाइडेन जी लुक टू मैनेज कंपटीशन एमिड राइजिंग टेंशंस। तो भाई यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ये बाली में एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। बातचीत बहुत से मुद्दे पे हुई, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे ताइवान हो, चाहे ट्रेड रिलेशंस हो, हर चीज़ के ऊपर बातचीत हुई। दोनों लीडर्स ने बोला कि ठीक है भाई चलो इंगेजमेंट को रिज्यूम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिर से बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, ताइवान के ऊपर यहाँ पे बात हुई, कंपटीशन का यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आया। और दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट बहुत अलग अलग थे। जैसे कि जो बाइडेन ने यहाँ पे क्या बोला कि वी विल कंटिन्यू टू compete vigorously with People Republic of China, including by investing in sources of strength at home and allying efforts with allies and partners around the world। मतलब हम चाइना के साथ कॉम्पीट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये कॉम्पीट कन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, ये जो बाइडेन ने बोला। मतलब जो बाइडेन का सिंपल टारगेट है कि जो यूएस की इकोनॉमी चाइनीज सप्लाई लाइंस पे डिपेंडेंट है, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। चाइना के ऊपर हम स्ट्रेटेजिक कह लो डिपेंडेंस अब नहीं रख सकते, हमारे सारे प्रोडक्ट्स और गुड्स चाइना से बन के आ रहे हैं, ये हम यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूएस ओपनली कह रहा है कि ट्रेड के गेम में हम चाइना के साथ compete करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले। ये यूएस का स्टैंड है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का स्टैंड ये है कि आप एक जीरो सम गेम की तरह लेके मत चलिए, कंपटीशन मत रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है ना। आप प्रोग्रेस करो, दूसरी कंट्री के नुकसान पे इस प्रकार की भावना मत रखिए। जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, इकोनॉमी को इंटीग्रेट होने दीजिए। ये यहाँ पे यूएस, अब चाइना बोला, अब देखिए सही बात है, चाइना को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूएस के स्ट्रेटेजिक चिप एक्सपोर्ट के डिज़ाइन थे, चिप डिज़ाइंस थे, उनको एक्सपोर्ट करने से यूएस ने मना कर दिया टू चाइना। यूएस नहीं चाहता कि इनकी द्वारा बनाई हुई किसी भी टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाइना के पास पहुंचे, ठीक है ना। यूएस ने यहाँ पे एक प्रकार का टेक्नोलॉजी वॉर चला दिया चाइना के साथ। चाइना ये नहीं चाहता। क्या है कि यूएस की कंपनी जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो बड़ा ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस मिल जाता था चाइना को, वो मिलना यहाँ पे बंद हो जाएगा। जिस प्रकार के ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे यूएस पुटअप कर रहा है उससे चाइना को प्रॉब्लम है। बड़े स्केल में चाइना अपने गुड्स को यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। प्लस यहाँ पे जो बाइडेन है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और फिलीपींस और वियतनाम जैसे अल्टरनेट कंट्रीज में सप्लाई चेन्स को रीलोकेट किया जाए ताकि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस कम हो, और ये भी चीज़ें नहीं चाह रहे। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर को लेके यहाँ पे बाइडेन ने क्या बोला कि भाई न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट देना रशिया की गलत है, रशिया को क्रिटिसाइज किया। जी जिनपिंग ने यहाँ पे रशिया को तो क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जी जिनपिंग ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया कि हाँ भाई न्यूक्लियर वॉर के हम अगेंस्ट हैं, यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर वॉर का प्रयोग, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई।
हालांकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जी जिनपिंग ने यह भी बोला है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस, नाटो और ईयू मिलके बैठ के रशिया के साथ बातचीत करेंगे और मुद्दों को बायलैटरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर जो बाइडेन ने यहाँ पे जिनजियांग का, तिब्बत का, हांगकांग का मुद्दा छेड़ दिया। सबसे ज्यादा जी जिनपिंग तब गर्म हो गए जब जो बाइडेन ने ताइवान का मुद्दा छेड़ दिया। भैया जी जिनपिंग ने बोला कि ताइवान को लेके कुछ भी मत बोलना, ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप ताइवान के अगेंस्ट बोलोगे तो आप फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज नेशन को ब्लॉक कर रहे हो। फिर डेमोक्रेसी को लेके जी जिनपिंग ने बोला कि दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी है। जिस प्रकार से अमेरिका में अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, वैसे ही चाइना में चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ये जो स्टेटमेंट बोला है ना जी जिनपिंग ने, एकदम फर्जी और इससे ज्यादा वाहियात स्टेटमेंट शायद ही कोई हेड ऑफ स्टेट बोलेगा। चाइना के सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हो भाई? किसी भी सोचो, चाइना के अंदर जैक मा जैसा अली बाबा का इतना बड़ा मल्टी बिलियनर आदमी गायब हो जाता है, तो वहां के आम आदमी की तो क्या ही औकात है। और उसके बाद भी जी जिनपिंग ये बोले कि चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, तो इससे ज्यादा वाहियात और स्कैम स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट, रानिल प्रेजेंट्स क्रूशियल बजट एम्ड एट रिकवरी एंड रिफॉर्म ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। जिस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो भैया श्रीलंका ने बोला है कि सोशल मार्केट इकोनॉमी की पॉलिसी को हम अडॉप्ट करेंगे हाई ग्रोथ पाने के लिए, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लाने के लिए। चूंकि श्रीलंका की इकोनॉमी में वर्स्ट एवर क्राइसिस थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गए। $51 बिलियन के डेप्ट पे डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका। उसके चक्कर में इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, एसेंशियल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस हो गई, फूड आइटम नहीं है, फ्यूल नहीं है, मेडिसिन नहीं है। गोटाबाया राजपक्सा को उखाड़ फेंका गया। इस कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी। $2.9 बिलियन का पैकेज आया भी है। इंडिया और चाइना के साथ डेप्ट रीनिगोशिएशंस और रिफॉर्मेशन की बात चल रही है यहाँ पे। अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर चुका है कि इस साल श्रीलंका की इकोनॉमी 9.2% से गिरेगी और 2023 में श्रीलंका की इकोनॉमी 4.2% से गिरेगी। अर्बन पॉवर्टी 3 गुना हो जाएगी 2021 के कंपैरिजन में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिसेंट सर्वे का यह बताना है कि 1/3 श्रीलंकन हाउस होल्ड्स फूड इनसिक्योर हैं। उनके पास ठीक ठाक खाने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ खाने के लिए सामान है नहीं। 68% जो श्रीलंका की आबादी है वो फूड कोपिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रही है। मतलब अभी उनके पास खाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने खाने को स्टोर करके रख रहे हैं, भर के रख रहे हैं अपने पास, ताकि समय आने पर अगर मार्केट में कमी हो तो उनके पास डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी हो। समझ गए? तो कहीं ना कहीं फूड को लेके एक इनसिक्योरिटी है। क्योंकि 33% श्रीलंका की जनता के पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड है नहीं और 68% श्रीलंका की जनता एप्रीहेंसिव है, तो फूड को स्टॉक करके रख रही ताकि फ्यूचर में उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी रहे। हालांकि सरकार अलग अलग तरीके की यहाँ पे टारगेट्स बना रही है। जैसे $3 बिलियन एक्सपोर्ट करके सरकार कमाने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ 8% की टारगेट कर रही है। अगले डेकेड में $3 बिलियन की FDIs टारगेट कर रही है। तो इस प्रकार के कुछ टारगेट श्रीलंका की सरकार बना रही है। तो ये सब बातें हैं। एक ये जो आपका आर्टिकल था EWS का, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। आज का मैं कहूँगा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्पिता बासु रॉय और कृष्ण श्रीनिवासन साहब का ईनान प्रोटेस्ट द लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम्स। देखिए क्या है, जब भी हम सपना देखते हैं, एक समझदार इंसान, एक फ्री इंसान जब भी सपना देखेगा तो वो देखेगा कि भाई सोसाइटी पूरी सी है, इंक्लूसिवनेस है, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई सेग्रीगेशन ना हो, बच्ची जो स्कूल में जाती है उनको अटैक ना किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान में सब हिसाब गड़बड़ा रखा है। पिछले 2 महीने हो चुके हैं ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए और प्रोटेस्ट पूरे मोमेंटम के साथ शुरू है। इन प्रोटेस्ट को हो सकता है इंडियन मीडिया में इतनी कवरेज ना दी जा रही हो, पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंटेंसिटी के। तो जो वुमेन यहाँ पे एजिटेशन कर रही हैं, आप देखो तो जो ईरान के अंदर इस्लामिक हेड स्कार्फ्स लगाना वुमेन के लिए मैंडेटरी है। वो बाहर ओपन में बिना हेड स्कार्फ्स लगाए नहीं आ सकती। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि कुछ वुमेन यहाँ पे उतर के, मतलब बड़े तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट में वुमेन उतर के अपने हेड स्कार्फ्स उतार रही हैं, जो ईरान की रूलिंग थियोक्रेसी है उसको एक चैलेंज दे रही हैं। और ये सब शुरू कब हुआ? तो सितंबर 2022 में जो 22 साल की महसा अमीनी थी, इनको अरेस्ट किया गया मोरालिटी पुलिस के द्वारा इम्प्रॉपर हिजाब पहनने के लिए। ईरानियन लॉ के हिसाब से चूंकि इन्होंने हिजाब नहीं पहना, इनको अरेस्ट किया गया और इनकी अरेस्ट में मृत्यु हो जाती है। बाद में खबरें ये निकल के आती हैं कि अथॉरिटीज़ ने इनके साथ काफ़ी मारपीट की, बहुत इनको मारा पीटा, तो उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब मोरालिटी पुलिस का काम क्या है? देखिए ईरान में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव लॉ है। आप काफ़ी लकी फील करोगे कि इंडिया के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे लिटरली आपने कुछ सीरीज़ भी देखी होंगी, उसमें लिटरली वो वुमेन जो लिपस्टिक लगाए नज़र आ गई, जो किसी भी ऐसा अटायर पहने नज़र आ गई जिसमें फैशन नज़र आ रहा है,
तो आपके हाथ में और आपके पैरों में अगर लिपस्टिक मतलब नेल पॉलिश दिख रही है, होठों पे लिपस्टिक दिख रही है, बहुत सारा आपने फाउंडेशन मेकअप वगैरह लगा रखा है, आपका चेहरा ठीक तरीके से ढका हुआ नहीं है, तो मोरालिटी पुलिस के जो लोग हैं वो आपको रोक सकते हैं, आपसे तरह तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे रेप के इल्ज़ाम भी बीच में निकल के आते थे और इस लेडी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, मारा पीटा गया। इस 22 साल की महसा अमीनी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ज़बरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ पे उठते हैं। अभी तक इतना सीरियस चैलेंज ईरानियन गवर्नमेंट को सालों में नहीं आया है, ठीक है ना। और खास बात यह है कि ईरानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरानियन गवर्नमेंट के जो लॉ मेकर्स हैं वो ये बोल रहे हैं 6 नवंबर को कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ना, इनको ठीक से एक लेसन सिखाओ। मतलब प्रोटेस्ट को ओपनली यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से प्रोटेस्ट को दबाने में लगी हुई है, तो क्या ये डिमॉन्स्ट्रेशंस लंबे समय तक सस्टेन किए जा सकते हैं? पहले क्या इस प्रकार के बड़े प्रोटेस्ट हुए और पहले के प्रोटेस्ट से ये प्रोटेस्ट कैसे अलग है? इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में और उससे पहले, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो प्रोटेस्ट बहुत हद तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थे। अभी जो प्रोटेस्ट हैं वो अपने पर्सनल राइट्स के लिए हैं। ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां पे वुमेन को इस हद तक दबा के रखा जाता है, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है वुमेन का, वो अपनी फ्रीडम और डिग्निटी के लिए है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की सरकार बोल रही है कि कोई फ्रीडम नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। इनफैक्ट स्लोगन्स जैसे कि वुमेन लाइफ फ्रीडम, इन तक को ईरान में बैन कर दिया गया। बहुत सारी जगहों पे जो प्रोटेस्टर्स है ना, वो ओपनली ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयोतुल्ला अली खमेनी, इनको बुरा भला कह रहे हैं, इनके रिमूवल की बात कर रहे हैं, इनको मारने की बात कर रहे हैं और एक्सेसिव फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो सिक्योरिटी फोर्स ने गोली तक चला दी है लोगों के ऊपर। अभी तक क्रेडिबल रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया गया है कि 330 ईरानियंस की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है इन प्रोटेस्ट में। 15,000 ईरानियंस को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। 2019-20 में जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे ना, उसमें 1500 लोग मरे थे। अभी तक देखा जाए तो 2019 के 20 के बाद से सबसे भयंकर और सबसे आप कह लो डेडली प्रोटेस्ट हैं। और चूंकि ईरान में फ्रीडम ऑफ प्रेस उतनी है नहीं, तो प्रॉपर न्यूज़ बाहर निकल के आ नहीं पा रही है। 2009 में मिलियंस ऑफ पीपल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद सड़कों पर उतर आए थे। वहां पे पॉलिटिकल वजह थी, ठीक है ना। तो 2009 में डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से प्रोटेस्ट हुए थे, मिलियंस लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे। 2017 से लेकर 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, वो इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से हुए थे। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, इकोनॉमी बिल्कुल डामाडोल थी, तो उसलिए प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 2022 में, वो ना इकोनॉमिक रीजन से है, ना ही पॉलिटिकल रीजन से है। ये ह्यूमन डिग्निटी और इंडिविजुअल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेल डोमिनेटेड ट्रेडिशन ऑफ ईरान को तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जो स्ट्रिक्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और थियोक्रेसी द्वारा रूल स्थापित किया गया है, इसके अगेंस्ट है। ईरान के लोग धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन धर्म के ठेके द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ज़्यादातर ईरान में मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं, तो मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट लोग नहीं है यहाँ पे लोग जो ओवरऑल थियोक्रेसी है, ईरान की लीडरशिप है, वो जिस प्रकार के एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती है धर्म के नाम पे, उसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट है। और भैया हर सेक्शन के, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना केवल वुमेन, बहुत सारे मेन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ईरान ने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया। तो दुनिया भर की सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही? तो अमेरिकन गवर्नमेंट और वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि ईरान को यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से निकाल दो। ये जो यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, वो जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि ईरान के रिजीम ऑफिशियल्स को सैंक्शन करने की जरूरत है, जिस प्रकार से रिजीम ऑफिशियल्स ईरानियन प्रोटेस्टर्स को दबा रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इनफॉर्मली मीट किया और वहां पे ईरान की ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस को लेकर बातचीत हुई। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बातचीत हुई, वहाँ देखिए ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि चाइना यहाँ पे ईरान के फेवर में आएगा। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि पूरी दुनिया में लोगों ने ईरान के इस प्रोटेस्ट में फेवर दिखाया। सिविल सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब हैज़ रिस्पॉन्डेड। इंडिया में भी बहुत सारे एक्टिविस्ट ने ओपनली अपने बाल कटवा लिए। जो मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने हिजाब को बर्न किया। अब इंडिया में अलग ही तरीके से ओवरऑल इस पूरी की पूरी डिबेट को जोड़ दिया गया। ईरान के अंदर हिजाब पहनने को लेके जो आप कह लो एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्टिव कानून, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। और इंडिया में कर्नाटका में क्या हुआ ये आपको पता ही है। कर्नाटका में ओवरऑल गर्ल्स को बोला गया कि अगर आप हिजाब पहने हुए सेक्युलर ड्रेस पहन के कॉलेज आना है, स्कूल आना है, ऐसे नहीं आ सकते।
तो इंडिया में एक अलग ही डिबेट चली है। तो जब इंडिया के सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने हिजाब जलाया ईरानियन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में, तो कुछ लोग यहाँ पे बोलने लगे कि ये हाइपोक्रेसी क्यों, ईरान को लेके आप हिजाब के अगेंस्ट बात करते हो और इंडिया में फिर आप सरकार को लेके, सेक्युलर एजुकेशन को लेके हिजाब के फेवर में बात करते हो। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी यहाँ पे जुड़ के आने लगे। बहरहाल मेन टॉपिक यहाँ पे ये है कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे डॉक्ट्रिन पे बेस्ड रिजीम है, जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बेसिस पे अपनी सरकार को चलाते हैं, वहां पे क्या सच में इन प्रोटेस्ट के थ्रू चेंज लाया जा सकता है? देखिए, दुनिया में किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट की बात करो, चाहे फ्रांस में 1780s का रेवोल्यूशन देख लो, चाहे रिसेंटली श्रीलंका का रेवोल्यूशन देख लो, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी प्रोटेस्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है जब तक आर्मी लोगों के सपोर्ट में नहीं आई है। अगर आपको किसी सरकार को टॉपल करना है तो उसको टॉपल करने के लिए प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आर्मी होनी चाहिए। अगर आर्मी प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में है तो कुछ ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, नहीं तो अब आप चाइना की बात कर लो। चाइना कौन सी डेमोक्रेसी? चाइना तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप है। लेकिन चाइना के अंदर भी पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कुछ हुआ क्यों? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल किसी भी सिटीजन प्रोटेस्ट को सरकार दबा सकती है थ्रू द यूज ऑफ पावर, और वो पावर आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के थ्रू है। तो किसी भी प्रोटेस्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पुलिस और आर्मी प्रोटेस्टर्स के फेवर में आना चाहिए। अब ईरान में ये हाईली अनलाइकली, ईरान में आर्मी या फिर पुलिस फोर्सेस प्रोटेस्टर्स के फेवर में आएंगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। देर सवेर कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा। तो महसा अमीनी से जो शुरू हुआ और 20 सितंबर को जो 16 साल की बच्ची थी नीका शाकराम, ये जो गायब हो गई थी और 10 दिन बाद अथॉरिटीज ने पेरेंट्स को डिस्क्लोज किया कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, इसके चलते एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं ईरान के लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि नहीं भाई, हमें थोड़ी फ्रीडम तो चाहिए, और कहीं ना कहीं फ्रीडम की फीलिंग डिक्टेटर रूलर्स को डिस्टर्ब करती है। अब क्या एंड में होगा, क्या नहीं होगा, ये देखना बाकी है। जिस प्रकार से ईरान में वुमेन को राइट्स चाहिए, उसी प्रकार से तालिबान के राज में अफगानी वुमेन्स को भी राइट्स की जरूरत है। कहीं ना कहीं ईरान, अफगानिस्तान वाली जो वुमेन्स है वो तो वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड फीमेल्स है पूरी दुनिया की। तो इनकी किस प्रकार से मदद हो सकती है, क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी तो लोगों के पास कोई जवाब है नहीं, बट डेफिनेटली इन इश्यूज को बातचीत करके हम एक अवेयरनेस तो फैला सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। इंडिया की रैंक 2021 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 कंट्रीज में 132 नंबर पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बोलती है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप ऑन प्रायोरिटी फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स, आइडेंटिफाइंग स्टेट वाइज टारगेट्स एंड गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2025। भाई, क्या हम नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? अभी हुआ क्या कि 1990 में वर्ल्ड डिक्लेरेशन आया ऑन द एजुकेशन फॉर ऑल एट द जॉम्टियन कॉन्फ्रेंस, और यह बोला गया कि किस प्रकार से सारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। अब इंडिया के अंदर क्या हम सारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचा पाए हैं? इसके लिए समय समय पे क्या क्या प्रोजेक्ट हुए, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1987 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट राजस्थान में। राजस्थान के रिमोट विलेजेस में जो स्कूल थे वहां पे टीचर एब्सेंट रहा करते थे, जाते ही नहीं थे स्कूलों में, फ्री की तनख्वाह उठाए जाते थे। तो इस प्रोजेक्ट के चलते स्कूलों में टीचर की प्रेजेंस को इंश्योर किया जाए, इसलिए शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट चलाया गया। प्लस ग्राउंड लेवल पे रूरल इलाकों में हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोकल लोगों को सपोर्ट करते हो, ट्रेन करते हो, तो कहीं ना कहीं टीचर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और अगर वहाँ पे बाहर से कोई टीचर आता है तो कम से कम उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। गाँव के इलाकों में जो भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे अक्सर कर ये न्यूज़ निकल के आती है कि टीचर एब्सेंट है या टीचर ठीक तरीके से पढ़ा नहीं रहे। अगर लोकल लेवल पे जो लोग हैं अवेयर हैं, सजग हैं, तो वो कहीं ना कहीं टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। जिस तरीके से आज किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिस में पहुंच के आप उसको बोल सकते हो कि साहब आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। दिल्ली मुंबई में लोग काफ़ी अवेयर हैं, हम नहीं डरते गवर्नमेंट सर्वेंट से और पुलिस वगैरह से। अगर पुलिस वाला कुछ गलत कर रहा हो, लोग पूछ देंगे किस बेसिस पे गलत कर रहे हो। उसी प्रकार से दूर दराज गाँव के इलाकों में अगर बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, टीचर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप लोकल कम्युनिटी लेवल पे लोगों को सजग करते हो तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी, और मान लो वहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट में टीचर्स पोस्टेड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अकाउंटेबिलिटी मांग के कहीं ना कहीं ओवरऑल अपनी सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। फिर इसी लाइन से पास में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट 1990s में चलाया गया था, जो कि प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक उजाला मॉड्यूल लाया गया जिसमें 10 दिन की रेजिडेंशियल इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को। क्या होता था
कि गांव वगैरह दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल वगैरह होते थे ना, उन स्कूलों में पढ़ाई कम होती थी। उन पर्टिकुलर स्कूलों को सिर्फ इस कंटेक्स्ट से देखा जाता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो इस स्कूल को पोलिंग बूथ में हम कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में कुछ कुछ जगहों पे कोशिश की गई है, बट एक प्लान बना दिया गया, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसको प्रॉपर तरीके से इंश्योर नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से ऑडिट नहीं करवाए गए। राजस्थान में एक लोक जुम्बिश, जिसको आप बोलते हो पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ लॉ ऑल, ये लॉन्च किया गया था 1992 में। इनोवेशन की बात की गई, सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप की बात की गई। इस प्रोग्राम में थोड़ी सक्सेस भी देखने को मिली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये बोला कि भाई राइट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इज सेंट्रल एंड फंडामेंटल। 14 साल तक की उम्र के बच्चों के पास किसी भी हाल में एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था इन यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया 1994 में, जिससे यूनिवर्सलाइज किया जाए और ट्रांसफॉर्म किया जाए क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू ये बताया जा रहा है कि पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की प्राइमरी स्टेजेस पे, सरकारों ने भी अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे कोशिश की, केंद्र की सरकार ने भी प्लान बनाए, बट ग्राउंड लेवल पे ये प्लान प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुए नहीं। फिर आया सर्व शिक्षा अभियान, जिसने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, 2001 में इसको शुरू किया गया। इससे डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। स्कूल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, टॉयलेट एक्सेस, वाटर, टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंप्रूव हुआ। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि अभी भी हम एक सिस्टमैटिक वे नहीं ढूंढ पाए हैं अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करने का, टीचर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने का। टीचर्स, एजुकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का रिक्रूटमेंट एक प्रायोरिटी प्रोसेस है, इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, लोकल सरकारों को गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि बेस्ट रिजल्ट्स हम डिलीवर कर पाएँ। पंचायत और कम्युनिटी कलेक्टिव्स को यहाँ पे इन्वोक करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे ओवरऑल बोली जा रही हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अजीम प्रेमजी जी का जो फाउंडेशन है और प्रथम का जो रीड इंडिया कैंपेन है, ये लार्ज स्केल पे एफर्ट्स कर रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है ना, उनको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। टीचर्स कमी के चलते स्कूलों में पुअर गवर्नेंस ना हो, ठीक है ना, एडिक्वेट एजुकेशन बच्चों को मिल सके। सिविल सोसाइटी स्पेस में ज्ञानशाला, सक्षम इनिशिएटिव, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, रूम टू रीड, अक्षरा जैसे बहुत से इनिशिएटिव्स चलाए गए। लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव्स मास एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। तो नो डाउट प्राइमरी एजुकेशन में हमने किया बहुत कुछ है, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे चलाया गया संपर्क फाउंडेशन के द्वारा। ये जो संपर्क फाउंडेशन है, ये टीचर डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसमें ऑडियो बैटरी ऑपरेटेड साउंड बॉक्सेस, इनोवेशन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, इन सब चीज़ों से मटेरियल पहुंचाया जाता है टीचर के पास। और एक टीवी भी लॉन्च किया यहाँ पे संपर्क फाउंडेशन ने। उस टीवी के थ्रू जो टीचर हैं वो अपने लेसन प्लान सीख सकते हैं, कंटेंट वीडियोस, एक्टिविटीज़ वीडियोस के थ्रू ओवरऑल बच्चों को क्या पढ़ाना है वो जान सकते हैं। और ये तरीके भी जान सकते हैं जिससे एक टीचर अपने बच्चों के लिए कंटेंट को और इंजॉयबल और इंटरैक्टिव और एंटरटेनिंग बना सकता है। क्योंकि पढ़ाई में अगर थोड़ा मज़ा घोल दो, आप थोड़ा इंटरैक्शन जोड़ दो, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जोड़ दो, तो अच्छा आपके लिए समय बन जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, सरप्राइजिंग स्टैंड ऑन ईडब्ल्यूएस। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा को अप्रूवल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से। अब इस बात को लेकर 12 नवंबर को यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कराई गई रूलिंग पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के द्वारा। और द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के साथ ओवरऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट थी। फिर मारू मलरचारी द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम भी प्रेजेंट थी। पत्ताली मक्कल काची और विदुथलाई चिरुथाइगल काची, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट को अपोज कर रही हैं। कौन से बेसिस पे अपोज कर रही हैं? इस बेसिस पे अपोज कर रही हैं कि भाई अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन को जस्टिफाई करते हो तो जो भी सोशली जस्टिस आज तक हुआ है इसको आप हटा दो। मतलब कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु की, वो ये बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड दिखाया है आपके ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर, ये स्टैंड बिल्कुल गलत है, हम इस स्टैंड को अपोज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी हम इस स्टैंड के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेंगे। लेकिन तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एक पार्टी है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम,
जिसने यहाँ पे बोला है कि हम इस रिजर्वेशन के सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक बड़ी परेशानी हो गई यहाँ पे, क्या AIADMK का ये मूव सही है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को तो पूरे देश के हिसाब से पॉलिटिक्स करनी है, तो वो EWS कोटे के जजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आता है। बीजेपी की सरकार तो ये आप कह लो कोटा ही लेके आई है। लेकिन जब बात आती है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम की, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में थी तब इसने ओवरऑल कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटे को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सपोर्ट कर रही है, तो क्यों सपोर्ट कर रही है? अब बात यहाँ पे ये है कि AIADMK के जो फाउंडर थे MG रामचंद्रन साहब, MG रामचंद्रन साहब ने भी एक समय पे बोला था कि यार इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर MG रामचंद्रन साहब ने बोला कि एक क्रीमी लेयर बनाएंगे। लेकिन जिस समय पे रामचंद्रन साहब ने क्रीमी लेयर बनाने की बात की थी, उस समय पे उनको अपोज किया गया था, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इन्होंने हटा दिया था और ओवरऑल रिजर्वेशन को 31 से 50% कर दिया था। मतलब MG रामचंद्रन साहब जितना कैरिज्मेटिक और जितना पॉपुलर लीडर भी जब क्रीमी लेयर की बात कर रहा था बैकवर्ड क्लासेस के अंदर स्टेट के रिजर्वेशन में, तब उसको अपोज किया गया था। मतलब वो जो क्रीमी लेयर है वो इकोनॉमिक बेसिस पे है ना। बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्रीमी लेयर का मतलब क्या? जिनके पास पैसा अच्छा है, और जिनके पास खराब पैसा है वो नॉन क्रीमी लेयर हो गई। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक कोशिश की थी लाने की रामचंद्रन साहब ने, लेकिन उस कोशिश में रामचंद्रन साहब फेल हो गए, तो बहुत सारा पॉलिटिकल अपोजिशन आया था। तो यहाँ पे जो AIADMK पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंड ले रही है EWS कोटे को सपोर्ट करके, क्या इस स्टैंड से बैक ट्रैक तो नहीं करना पड़ जाएगा AIADMK को? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। फिर एक आर्टिकल है म्यूचुअल बेनिफिट ऑन इंडिया US कॉर्पोरेशन इन ट्रेड। तो भैया ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ये इंडिया के अंदर आई थी और इंडिया के साथ ओवरऑल इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। इंडिया एशिया की आप कह लो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब नंबर 1 पे चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पे इंडिया। अभी के ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखो तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपनी डिपेंडेबिलिटी को चाइना के ऊपर कम करना चाहता है, तो अपनी सप्लाई लाइंस को शिफ्ट करना चाहता है। तो सप्लाई लाइंस को शिफ्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक बहुत ही पोटेंशियल अल्टरनेटिव है। लॉन्ग टर्म तक इंडिया, कई डेकेड्स तक इंडिया US का अलाई रहने वाला है। इंडिया कभी भी US की जो डोमिनेंस है उसको कहीं चैलेंज नहीं करने पाला है अनटिल अनलेस हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट नॉ इन्वॉल्व हो। तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस में जो चाइना के ऊपर US की डिपेंडेबिलिटी है, इसको कम करने के लिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल दोस्त बना रहा है US, उसमें से एक बहुत बड़ा है इंडिया। ठीक है, आज की डेट में चाइना की डोमिनेंस है बहुत से सेक्टर्स में, जैसे सोलर पैनल बनाने में चाइना की डोमिनेंस है। तो चाइना के अंदर ये जो ओवर कंसंट्रेशन है सप्लायर्स का, इसको यहां पे कम होने की बात की जा रही है। तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय पे इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जो इंसेंटिव था वो छीन लिया गया। ओके, फिर इंडिया को US ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट में रख दिया गया ओवर करेंसी प्रैक्टिसेस, अभी के लिए तो खैर हटा दिया गया। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जो बेनिफिट मिलता था इंडियन एक्सपोर्टर्स को, वो यहाँ पे रीस्टोर करने की मांग कर रहा है इंडिया। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ा है, बट फिर भी अगर रीस्टोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अमेरिकन सरकार की सीरियसनेस दिखेगी टुवर्ड्स इंडिया, और दोनों ही देशों के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ फायदा होगा। फिर अगर आप देखो तो जो इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन है US का, it notes in its investment climate summary on India that new protectionist measures including strict enforcement and potential expansion of data localization measures, increased tariff and Indian specific standards not aligned with international standards effectively closed off producers from global supply chains and restricted the expansion in bilateral trade and investment। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ इश्यूज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल US ने अपने यहाँ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगा दिए, बहुत तरीके के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। GSP का बेनिफिट छीन लिया इंडिया से, फिर इंडिया से आने वाले फ्रूट प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वालिटी नॉर्म्स लगा रखे हैं। तो इसके चलते पोटेंशियल एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर इंडिया ने भी अपनी डाटा पॉलिसी में बहुत सारे डाटा लोकलाइजेशन के मेजर्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अमेरिकन कंपनी, टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, उनके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई है कि क्लाउड बेस्ड सर्वर्स आपके इंडिया के अंदर होने चाहिए। तो ये सारे मेजर्स, पर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और US की जो सप्लाई चेन्स है, जो इकोनॉमी है, वो उतनी सिंक में नहीं आ पा रही है। बट फिर भी हमारे पास एक मौका है, जो कि न्यू दिल्ली के पास G20 की प्रेसिडेंसी आ सकती है। तो भाई इक्विटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया US यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंगेज करके म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन के साथ ट्रेड में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है भाई,
फिर इंग्लैंड के T20 विन की बात की जा रही है, ये ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। कहीं न कहीं जो T20 वर्ल्ड कप है, जो बिग बैश और IPL जैसे हैं, जो मल्टी लीग्स होती हैं, इन लीग्स की इम्पोर्टेंस के बीच में कहीं न कहीं इस प्रकार के T20 जैसे टूर्नामेंट्स होने ज़रूरी हैं। अब क्या है कि क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ये सब बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, विराट कोहली की कंसिस्टेंस, सूर्य यादव कुमार की वजह से, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी सेमीफाइनल में चली गई। इंग्लैंड ने ओवरऑल अलग-अलग तीनों फॉर्मेट्स में अपने टीम के सिलेक्शन को कुछ इस प्रकार से किया है कि ये दिखता है कि वो किसी सेंटिमेंट को फोकस नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूट टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन T20 फॉर्मेट में नहीं खेलता। तो इसीलिए इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन वगैरह हैं, इनको रिटायर करने की ज़रूरत है, नया ब्लड लाने की ज़रूरत है, वगैरह-वगैरह जैसी बातें बोली जा रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।